हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैबिट क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ग 3 एमपी टेट यानी पर्यावरण पढ़ेंगे सब्जेक्ट, जिसका पहला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन है। तो चलिए पढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत यानी दो तरह के दो प्रकारों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है परंपरागत संसाधन और एक होता है गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन में एक होता है परंपरागत संसाधन और एक होता है गैर परंपरागत संसाधन। अब बात आती है परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं। परंपरागत संसाधन वे होते हैं जिनका खनन और उपयोग काफी लंबे समय से होता आ रहा है, जिनका एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है और भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना है। जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, प्राकृतिक गैसें हुई। तो इस तरह से ये किसमें आता है, परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आता है। क्या क्या हुआ, जैसे अपन लिख देते हैं इनमें, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका खनन व उपयोग लंबे समय से या काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि कोयला हुआ, इनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग में इनको नहीं लाया जा सकता है। पेट्रोलियम हुआ, उसके बाद में प्राकृतिक गैसें हुई, ये सब ठीक है। अब इनको अपन बड़े डिटेल से समझेंगे। देख, अपन ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमें बिल्कुल डिटेल में जाना है। कोयला, पेट्रोलियम और इधर प्राकृतिक गैस, समझे। यानी एक एक को अपन बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम को लेंगे। अब इधर देख लेते हैं अपन परंपरागत संसाधन। पहले इसी को पढ़ेंगे, लेकिन इससे थोड़ा अपन समझ लेते हैं गैर परंपरागत संसाधन क्या होता है। इसी का अपोजिट गैर परंपरागत संसाधन होता है। यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग का जो पता है वो अभी ही चला है या कुछ समय पहले चला है, और जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में दोबारा इनका उपयोग किया जा सकता है और इनके भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाता है आप गैर परंपरागत संसाधन को देखते हैं। यानी मैंने बताया है इसी का अपोजिट होता है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा अलग से मार्कर से लिख लेते हैं। गैर परंपरागत संसाधन मैंने अभी आपको बताया भी है, यानी इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा ये उपयोग में लाया जा सकता है और भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना नहीं है। जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा हुआ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग में
लाया जा सकता है और इनके भविष्य में यानी समाप्त होने की संभावना नहीं है। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ठीक है, यानी इनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है ये, और भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, जबकि इनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। इनको अभी डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर कोयले के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब परंपरागत संसाधन के अंतर्गत देखते हैं पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। ठीक है, अब आपके समझ में ये आ रहा है कि काला सोना तो कोयले को कहा जाता है। अरे भाई, काला सोना कोयले को नहीं कहा जाता है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, कोयले को काला हीरा कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। अब ये पेट्रोलियम जो होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें कितने प्रतिशत तेल व कितने प्रतिशत प्राकृतिक गैसें होती है? इसमें जो होता है 70% तो होता है इसमें तेल, बाद बाकी 30% होता है इसमें प्राकृतिक गैसें होती है। पेट्रोलियम में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और उसमें भी 70% तेल होता है, जबकि 30% प्राकृतिक गैसें होती है। आप इसके अंतर्गत अब देखो, ये अपने को देखना है कि पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अभी तो अपन ने ये देखा कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें 70% तेल होता है और 30% प्राकृतिक गैसें पाई जाती है। आप देखते हैं इसका पेट्रोलियम का क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र इसका एक राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा गुजरात, उसके बाद में हो जाएगा अपना तटीय क्षेत्र, उसके बाद में आ जाएगा अपना मुंबई हाई, बसीन, उसके बाद में आता है अपना और अगला है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ठीक, अब इनको अपन देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन सी भाग आते हैं, गुजरात के कौन से आते हैं, तटीय क्षेत्र में असम वगैरह ये क्या आता है, और मुंबई हाई देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन का भाग जो भी है वो देखेंगे। तो चलिए राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें आता है तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्यम, और मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्यम, इसका आता है राजस्थान का क्षेत्र आता है। उसके बाद में गुजरात का देखते हैं, खंबात, अकलेश्वर, उसके बाद में आ जाता है इसमें कुलौल, सालंग,
और लुनेज। गुजरात के कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें? एक तो आएगा इसमें खंबात आएगा, अकलेश्वर आएगा, कुलोल आएगा, सालंद होगा और लुनेज होगा। ये किसके क्षेत्र हैं? गुजरात के। कौन कौन से? खंबात, अकलेश्वर, कुलोल, सालंद, लुनेज। अब देखते हैं तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र यानी असम के अंतर्गत देखते हैं। इसमें होगा, इसके कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे? एक होगा इसका डिगबोई, डिगबोई हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा नहर कटिया, सुरमा घाटी, ये क्षेत्र होंगे। यानी कौन कौन सा होगा? डिगबोई होगा, नहर कटिया होगा, सुरमा घाटी होगा। किसके अंतर्गत? तटीय क्षेत्र असम के अंतर्गत आएगा ये। तो चलिए, ये क्षेत्र अपने हुए कौन कौन से हुआ? एक राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तटीय क्षेत्र हुआ, आप ब्रह्मपुत्र नदी बचा है और मुंबई हाई बचा है। और बाद बाकी और भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत काफी लंबा चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन इतना हमने जो पढ़ाया है वो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, और जिससे हमें ये मतलब होगा कि हम आगे अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और आगे अच्छे हमको आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके और अच्छा कंटेंट आपको दे सके। और मेरी आशा यही रहेगी आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छा मैं आपको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। पर्यावरण से ईवीएस से संबंधित जो भी वर्ग 3 का भी तो धीरे धीरे अपन ईवीएससी का चालू किया है चैप्टर पर्यावरण, और उसके बाद में नेक्स्ट जितने भी चैप्टर सभी धीरे धीरे से चालू करने लगेंगे, और बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।